नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। किसान आंदोलन का 20वां दिन, कड़कड़ाती सर्दी और कड़कड़ाती सर्दी के बीच ग्राउंड रिपोर्ट की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिल्ला बॉर्डर से, जहां पर किसानों का जमावड़ा। आशुतोष, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बिल्कुल, तो किसान, देश के अन्नदाता लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आज 21वें दिन भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार की अपील के बावजूद भी किसान अपने घरों को जाने को राजी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक बंधक बनी रहेगी दिल्ली और कब निकलेगा यहां से समाधान। किसान, कब मिलेगा समाधान? 21 दिन से दिल्ली का चक्का जाम, बॉर्डर बंद, सड़कों पर घमासान। किसानों का प्रदर्शन लगातार 21वें दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में भी किसान अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं। सरकार के साथ वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद अब किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। इसे देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालात काबू से बाहर न हो, इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को प्रदर्शन करने वाले इलाकों में तैनात किया गया। किसान आंदोलन को लेकर गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। डीजीपी मुख्यालय आदेश के बाद गाजियाबाद और नोएडा में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। एक तरफ जहां तमाम जो युवा किसान हैं वो थोड़ा तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार अगर उनको रोकती है दिल्ली जाने से तो वो भी कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी इनको मानमलबगी में लगा हुआ है। जो योगेश प्रताप सिंह है, यहाँ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, उनसे पुलिस लगातार बातचीत कर रही है, क्योंकि ये कॉल किया गया है कि शायद ये आज दोबारा से बॉर्डर को सील करेंगे। यहाँ पे बेसिकली तमाम संगठन हैं और सभी संगठनों के अपने अपने एक तरीके से सब लोग फाइट यहाँ पे कर रहे हैं, या जो भी है उनके अपने जो एजेंडा, उस एजेंडा के हिसाब से अपना मूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों का हर जगह जहाँ भी हमारे लोग लगे हैं रास्ते में, हम हर जगह लोगों से अपील कर रहे हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाए। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन 21 दिनों से जारी है। पंजाब से आए किसान भारी संख्या में यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तैयारी लंबे समय तक प्रदर्शन जारी रखने की है। सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 35,000 से ज्यादा किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से पिछले 7-8 किलोमीटर आप हरियाणा की तरफ जाएंगे तो आपको एक मिनी पंजाब यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर एक शहर जैसा बसा दिया गया है, यानी कि ये आंदोलन किसान लंबा चलाने के मूड में अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है। टिकरी बॉर्डर पर भी तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। हरियाणा से आए किसान यहाँ हफ्तों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर। ये वो टिकरी बॉर्डर है जो कि हरियाणा को दिल्ली से और दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है और दिल्ली के लिए बहुत खास है ये बॉर्डर। लगातार मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद है और लगातार हमारी सेना के जवान भी हालात को संभालने की कोशिश में डटे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा राजस्थान सीमा पर भी किसान भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने इन किसानों को आगे जाने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। एक तरफ आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के इस पार राजस्थान की तरफ आप देख सकते हैं कि किसानों का मूवमेंट है, नारेबाजी है। किसान नेता जितने भी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, किसान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये बैरिकेड्स जो हैं वो हरियाणा पुलिस के हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा हरियाणा पुलिस की, कि हरियाणा पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है कि यहाँ पे उन्होंने पोजीशंस भी ली हुई है कि पीछे की साइड वो किसी भी तरीके से किसानों को मूवमेंट नहीं करने देगी। किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस की जो तस्वीरें है वो आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे की साइड में जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उन बैरिकेड्स के बाद में जो किसान हैं वो किसान नारेबाजी कर रहे हैं, आगे की तरफ कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस का कहना यह है। दिल्ली की सीमाओं की तस्वीरों के बदलने का इंतजार हर दिन और लंबा होता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, यूपी गेट, दिल्ली गेट, जीटी करनाल रोड, टिकरी बॉर्डर, जगह कोई भी हो, तस्वीरें एक जैसी हैं।
किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली वालों के लिए मिनटों का सफर घंटों के इंतजार में बदल चुका है। केंद्र सरकार और पीएम मोदी की अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की पहल से है। देखना यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत की पहल के बाद किसान क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे बड़ी बात बताइए कि आखिर इस समाधान कैसे निकलेगा? ये इस वक्त का ऐसा सवाल हो चुका है, शायद इसका जवाब किसी के पास हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी समिति बनाने को कह दिया है। समाधान किधर, कहां, कैसे, क्या दिखता है आपको? देखिए, समाधान जैसा समझ में आ रहा है, सरकार लगातार तमाम रास्तों के जरिए और बातचीत के जरिए जो है किसानों से इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके की एक वन लाइनर मांग जो है किसानों के संगठनों की तरफ से तय कर ली गई है कि वो सीधे सीधे इन कृषि सुधार बिलों के वापसी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस मांग के अतिरिक्त कोई बीच का समाधान अभी किसानों की तरफ से रखा जाएगा या कोई प्रस्ताव रखा जाएगा। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये दरअसल यूपी गेट है, जिसे कि गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली का बॉर्डर कहा जाता है। और पिछले 21वां दिन है, मैं आपको बता दूं, जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी मांगें लगातार वही हैं कि जिस तरीके से कृषि बिल लाया गया है उनको वापस किया जाए। और बीच बीच में एमएसपी की जो भी मांग लगातार आती रही है शुरू से, एमएसपी की भी बात को रखते हैं। लेकिन सवाल यही है, उनका ये कहना है कि सब कुछ सरकार के हाथ में, अगर सब कुछ सरकार के हाथ में है तो किस तरीके से सरकार बातचीत करेगी या कृषि बिलों को वापस लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हालांकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां उसमें लगातार जो है अभी सिर्फ जो है अच्छाइयां गिनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं तस्वीर दिखा दूंगा एक बार। लेकिन गौरव जी गौरव, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन गौरव, जो सोचने वाली बात है वो ये है कि किसानों के साथ सरकार एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर रही है, जिसमें किसान इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। यानी दो पैरेलल सिचुएशन इस वक्त हम देख पा रहे हैं। आशुतोष के पास चलते हैं, जो कि चिल्ला बॉर्डर पर है, वहां पर कुछ किसान भी है। आशुतोष, दो पैरेलल स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरफ किसान समर्थन में भी आ रहे हैं, एक तरफ विरोध में भी है। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये जो सवाल मैंने गौरव से पूछा था। जी, सबसे बड़ी बात यही है विवेक, की समाधान कैसे निकलेगा, यही तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, केंद्र सरकार सजग है, लगातार संवेदनशील है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं किसानों के हित को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं, आगे भी जो भी कदम उठाएंगे इनके फायदे को ध्यान में रखकर उठाएंगे। बावजूद इसके ये समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि पीछे से बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। देखिए, इस देश के जो किसान है वो सियासत नहीं करता, इनके जरिए सियासत होती है। सियासतदान वो इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, अभी उनकी छोटी छोटी रिएक्शन भी हम लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी तस्वीरों को पहुंचा देते हैं कि क्योंकि ये दिल्ली की सर्द रात है और देखिए किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। कैमरा पर्सन संदीप से कहेंगे कि दिखाइए जरा, दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं हम। देखिए, ट्रैक्टर भी है, फॉर्च्यूनर भी है, बुग्गी गाड़ी भी है, यहाँ पर आप हर चीज देख सकते हैं। खाना भी चल रहा है, संगीत भी चल रहा है, सब कुछ। लेकिन जो हमारे साथ किसान मौजूद हैं, जल्दी से कहेंगे कि इनके पास आए और छोटे छोटे रिएक्शन, क्योंकि समाधान निकलना बहुत जरूरी है। भाई साहब, ये बताइए, आप लोग किसान हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कहां से आए? मैं जिला हाथरस से आया हूं। आप कहां से हैं भाई साहब? मैं जिला बुलंदशहर से हूं। बुलंदशहर से। ये बताइए कि जो ये आंदोलन हो रहा है, 21वां दिन है, सभी लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग भी अब परेशान हो चुके हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, समाधान नहीं निकल रहा है, आखिर क्यों? सर, पहले तो मैं आपकी परेशानी पे 30 सेकंड लूंगा। सर, परेशान तो हम भी हैं, हम इतने परेशान हैं सर, हमें ठंड लग रही है, हमारा रात को यहाँ शरीर अकड़ जाता है। और जो मीडिया दिखा रही है या सरकार कह रही है, हम देख रहे खुले में है। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ सर कि मीडिया और सरकार कह रही है कि ये लोग तख्त बंद उसमें पड़े हैं। सर देखो, कुछ लोग हाँ सर, देखो आप सर, खुले में हैं, सुबह को पारा जम जाता है हमारे ऊपर, पाला। तो सर हम परेशानी हो रही है, चाहते हैं जल्द से जल्द समाधान। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा समाधान तो निकलना चाहिए। ये समाधान तो सरकार निकालेगी, हम तो तैयार है समाधान के लिए। सरकार हमारे लिए बात सुने, हम समाधान निकलवाएंगे पूरा। बातचीत तो हो रही है, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई दौर की वार्ता में शामिल हो चुके हैं, कई बार किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो गई है, फिर भी कहाँ राह में रोड़ा कहाँ है? कृषि मंत्री जी कह चुके हैं कि कृषि मंत्री जी ने यह भी कहा कि कुछ संगठन आए और हमें समर्थन देके गए, लेकिन जो संगठन समर्थन देके गए उनसे कृषि मंत्री जी ने। आशुतोष, किसानों से और भी बात करेंगे हम। जी आशुतोष, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन कैसे निकलेगा सबसे बड़ी बात जी जी जी
बिल्कुल हम करेंगे और किसानों से बातचीत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आशुतोष क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और कहा कि इस मामले में एक समिति का गठन होना चाहिए जिसमें किसानों के पक्ष के लोग भी शामिल किए जाने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। इक्कीस दिन हो गए किसान आंदोलन के। देश का अन्नदाता अपनी मांगों के साथ इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर जमा हुआ है। कृषि कानून वापस लेने की मांग है इनकी। इससे कम में किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं सरकार हर तरह से किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि इन कानूनों से किसानों का ही फायदा है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। इस आंदोलन के चलते दिल्ली के सीमाएं सील हो रखी हैं। आखिरकार ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान 21 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। किसान की लगातार यही मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि संशोधन इसमें संभव है, लेकिन कानून वापस लेना संभव नहीं है। हालांकि किसानों के आंदोलन को हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई भी हुई और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब और केंद्र सरकार से इस मामले में लिखित जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होना जरूरी है। अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई है। जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है। अदालत ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि सरकार किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सरकार की बातचीत का अभी तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। खुले मंच पे बात हो और जो भी बात हो वो स्पष्ट होनी चाहिए और हमें ये कानून वो वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, अपना पक्ष रखें, मीडिया भी होंगी वहाँ पे, आप सब लोग होंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसको हम सर आंखों पर रखते हैं। इस चीज़ को हम मानते भी हैं कि अगर एक चीज़ और है उसमें कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो इसमें इंटेलिजेंट वगैरह कुछ नहीं है। जो किसान हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भी किसान हैं, उन किसानों के सामने बातचीत हो, सामने रखें। हम इस बात से सहमत हैं। हमारी किसान आयोग के गठन की मांग है और जब तक ये किसान आयोग का गठन नहीं होता है हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। अब सवाल ये कि इस मामले में आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन करेगा। कमेटी में आंदोलन कर रहे किसान संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अधिकारी और दूसरे संबंधित लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत दूसरे किसान संगठनों की लिस्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है और कल तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने किसानों को भी पार्टी बनाने की इजाजत दी है। हर संगठन की लिस्ट मांगी है। गुरुवार को फिर इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए तो हर जगह से जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वहां की एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट को आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। अब हम सीधा रुख करेंगे यूपी गेट का। वहां से गौरव, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, हम लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। केंद्र वार्ता कर रहे हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, सभी लोग आकर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आप चूंकि वहां मौजूद हैं, किसानों से बातचीत हुई होगी, समाधान कैसे निकलेगा, क्या कह रहे हैं वहां के मौजूद किसान? गौरव। बिल्कुल, देखिए यूपी गेट पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा किसान भाई भी मौजूद हैं जो बीच बीच में आंदोलन में यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। उनसे भी बातचीत हम करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से आए। आपके घर कैसी खेती किसानी होती है? बिल्कुल होती है। सरकार कह रही है कि किसानों के कुछ किसानों को लाकर वो बता रही कि वो किसान बिल के समर्थन में है, लेकिन इस बीच सवाल देश भी पूछता है कि क्या समाधान का कोई रास्ता इस बीच दिख रहा है क्या? कोई समाधान का रास्ता तो सरकार खुद निकालेगी। सरकार ने तो प्रावधान लाया है 2020 के अधिनियमों का। जो आदमी
करता है वही तो उसका प्रावधान निकालेगा, समाधान निकालेगा, समस्या का समाधान सरकार निकालेगी। सवाल पूछने का मकसद यहाँ भी है कि क्या बीच का कोई रास्ता है इस आंदोलन के बीच? रास्ता हम बताओगे, जो हमारे पापा टिकैत का वो होगा ना आदेश, वो मानना जाएगा। और सरकार कानून लाई है बिना पूछे, अगर किसानों को फायदा होता तो किसान यहाँ सड़कों पर क्यों बैठता? तो सरकार सारे कानून वापस करे और उसके बाद इनमें संशोधन करके एक समिति बने, उसमें किसान जो नेता है वे भी रहे और उसके बाद अपना इसे लागू करें। युवा किसान साथी वो अपनी बात रख रहे हैं और ये देखिए आग के बीच में यहाँ पर लगातार किसान बिल पर चर्चा भी हो रही है, सरकार के सामने विरोध भी रखा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है जी बिल्कुल गौरव, यानी कि साफ है कि किसान अपनी भागीदारी चाहते हैं कानून को बनाने के मामले में, जो वहां से हम सुन पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तरफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में बीजेपी ने किसान जागरण अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि इस बिल के समर्थन में किसानों को जुटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के विरोध में एक तरफ हजारों किसान सड़कों पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कानून के फायदे गिनाने के लिए मैदान में उतर आई है। बीजेपी ने पूरे देश में जन जागरण अभियान शुरू किया है। कृषि कानून पर भ्रम को दूर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री ने मोर्चा संभाला। किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है, पता है तुम्हें? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, बता सकते हो क्या तुम? ये विरोध करेंगे किसान का। जिस अंदाज में बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे पर कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। साफ है कि सरकार कानूनों में संशोधन को तो तैयार है, लेकिन किसी भी हालत में नए कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने पूरे देश में किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभियान चलाया है। रीवा में शिवराज ने एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ नए कानूनों के लाभ भी गिनाए। विरोध करने वालों क्या है? किसान कानून है। पहला किसान कानून, मैं किसान भाई, चाहे मुझे रीवा में सुन रहे हो, इंदौर में सुन रहे हो, ग्वालियर में सुन रहे हो, सागर में सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं पहला कानून किसान भाइयों, उसमें प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। ये बिल आया था उस दौरान अल्पसंख्यक समाज को भड़काया था, वही किसानों को भी भड़का रहे हैं और उनके चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि किसान भाई भी अब समझ रहे हैं और इसीलिए इस किसान आंदोलन में देश का किसान नहीं जुड़ा है। उसका कारण यही है कि यह बिल किसानों के विकास का बिल है। इस बिल से किसानों का विकास होगा। पंजाब के उठे आक्रोश की लहर को रोकने के लिए मध्य प्रदेश मैदान में पूरी ताकत से उतर चुका है। साफ है बीजेपी इस आक्रोश को और फैलने का मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए सिर्फ मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर में जन जागरण अभियान में कई नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हो चुके हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा जोर एमएसपी पर दे रही है। किसानों को साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हूं, जब तक देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई माई का लाल नहीं है, वो किसानों के एमएसपी को हटा देगा। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी नेताओं ने किसानों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बांदा में किसान पंचायत में विपक्ष पर सवाल उठाते हुए किसानों को इस नए कानून के फायदे गिनाए। 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बीजेपी यूपी में कई किसान पंचायत आयोजित करेगी। इन पंचायतों में हजारों किसानों तक केंद्र सरकार के कानूनों के फायदे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी दिल्ली को घेर कर प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। लगातार अपील के बाद भी किसानों के ना मानने के बाद अब बीजेपी किसानों के गुस्से को पूरे देश में फैलने से रोकने के लिए फ्रंट फुट पर आ गई है। जिस अंदाज में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को घेरा है, उससे साफ है कि कृषि सुधारों पर मोदी सरकार किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देश के सबसे सॉलिड प्राइम टाइम बुलेटिन में। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए हैं। रिपब्लिक भारत हमेशा कहता आया है कि सच कभी हार नहीं सकता, इसलिए सत्यमेव जयते। और आज फिर से यह साबित हुआ जब हमारे सीईओ विकास खानचंदानी को जमानत मिली एस्प्लेनेड कोर्ट से। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक को झुकाने की, डराने की, हमें नीचा गिराने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन ना हारे हैं ना थके हैं। आशुतोष, एक बहुत बड़ी जीत थी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की। निश्चित तौर पर विवेक, कहना होगा और कहा भी गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। कितनी भी साजिशें कर लें, कितने भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की होती है। और ऐसा ही कुछ आज हमें नजर आया, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खानचंदानी रिहा हुए, उनको जमानत मिल गई। लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, उनको किस तरह से अवैध तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन आखिरकार वो रिहा हुए और उनको जमानत मिल गई, जो कि दर्शाती है भारत की पूरी जनता रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ है। और विकास बाहर आते हैं और देखिए उसी तरह से भव्य स्वागत होता है, जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एकजुटता को दर्शाता है। जोश इज हाई, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सच्चाई की जीत एक बार फिर हुई है। देश के लोग हमेशा सच के साथ में हैं और हमेशा न्याय के साथ में हैं। मुंबई की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी को जमानत दे दी है। खानचंदानी को कथित टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। वो 15 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में थे। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन विकास को अब मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट से जमानत मिल गई है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे विकास खानचंदानी को वेलकम करने के लिए हमारे रिपोर्टर तो है ही, हमारी टीम है, मगर वहाँ पे जो आम नागरिक हैं तलोजा जेल के बाहर खड़े हुए हैं। और जिस हौसले के साथ, जिस तरह से, जिस बुलंदी के साथ विकास ने कहा आप रिपब्लिक देखते रहिए, रिपब्लिक का समर्थन करते रहिए। ये रिपब्लिक और सत्य की जीत है। आपको याद होगा कि किस तरह विकास को रविवार के दिन उनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले ही दिन यानी सोमवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई थी। यानी पूरी प्लानिंग के तहत मुंबई पुलिस ने यह कदम उठाया, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई है। देश हमारे साथ में है। जेल में भी मैं देखता था, सुबह में लोग रिपब्लिक भारत चालू करके देखते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। तो जेल में भी उस ब्रांड की इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है कि वही एक न्यूज चैनल चलता था। आज हमारा भरोसा और मजबूत हुआ है। एब्सोल्युटली, न्याय के लोग हमेशा सच के साथ में हैं और हमेशा न्याय के साथ में हैं। और आज हमारे ब्रांड और भी पावरफुल हो चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है। विकास से पहले मुंबई पुलिस ने कुछ इसी तरह रिपब्लिक के सीएफओ घनश्याम सिंह के साथ किया था। रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन अदालत ने मुंबई पुलिस को साफ बता दिया कि झूठे आरोप लगाकर ताकत का फायदा नहीं उठाया जा सकता। हमने कहा सत्य में विजय। हम विजयी इसलिए हुए हैं क्योंकि न्याय हमारे साथ है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस जो कर रही है वो न्याय के खिलाफ है, वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। 1000 घंटे इंटेरोगेशन की जाए, हमारे लोगों को कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए, जिस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन्हें नोटिस दिया है। आज उन अफसरों पर जो वर्दी पे धब्बे हैं, उन्हें सवाल पूछना होगा अपने आप से कि कब तक वो न्यायपालिका से भागेंगे, कब तक वो ये जो गेम उन्हें लगता है ये चलाते रहेंगे। हमारे खिलाफ हर किस्म की केस लगाई गई है और हर बार एक बार भी नहीं है पिछले 4-5 महीनों में जब ये कोर्ट में जीत सके। ये कोर्ट में बिल्कुल नहीं जीत सकते, क्योंकि जो जज है वो देख रहे हैं, भारत की जनता देख रही है। निस्वार्थ तरीके से पत्रकारिता करने वाले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत को कोई नहीं रोक सकता। ये मामले एनएचआरसी और एमएचआरसी ने भी संज्ञान में लिए हैं। अब जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा, अब जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। बहुत ग्रेटफुल हूँ। रिपब्लिक देखते रहिए, रिपब्लिक को सपोर्ट कीजिए, आपको बेस्ट न्यूज वहीं पर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गई है ममता बनर्जी। वैसे तो ओवैसी लखनऊ में थे, लेकिन उनकी नजर में इन दिनों यूपी चुनाव और बंगाल चुनाव घूम रहे हैं, और बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने सीधा निशाना साधा ममता बनर्जी पर। देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM, और इसके साथ ही ओवैसी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने कहा है कि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। ओवैसी ने ये बात ममता बनर्जी के एक बयान के पलटवार में कही है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी में एक रैली के दौरान कहा था कि बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए ओवैसी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यानी एक तरह से ममता ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता डाला, जिससे ओवैसी गुस्से में आ गए और ममता को नसीहत दे डाली कि अपना घर बचा लें, क्योंकि उनकी पार्टी छोड़कर बहुत से लोग बीजेपी में जा रहे हैं। ममता बनर्जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पहले अपने घर को संभालिए। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं कि उनको आदत हो चुकी है, मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोगों से वास्ता उनको पड़ा है। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली थीं। वहीं बिहार में जिस तरह से मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया, उससे भी दूसरी पार्टियां सचेत हो गई हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। माना जा रहा है कि ओवैसी जल्द ही कुछ सीटों पर जनसभा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। वैसे ओवैसी की नजर 2022 में होने वाले यूपी चुनाव पर भी है, और वो प्रदेश के छोटे दलों से हाथ मिला सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी के तहत वो लखनऊ पहुंचे और सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। अभी जो हमने सुबह में जनाब राजभर साहब से हमारी जो मीटिंग हुई, हम उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। बिहार में ओवैसी की पार्टी को जो सफलता मिली, उससे वो काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और अब बंगाल और यूपी पर उनकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी नेता रहे टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी काफी जमीनी नेता, पॉपुलर नेता माने जाते हैं, उनकी पब्लिक में काफी पकड़ मानी जाती है, इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उसी के तौर पर देखा जा रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। बंगाल में टीएमसी के किले में सेंध, दीदी को एक और झटका। ममता के मंत्री ने छोड़ा साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु सिर्फ ममता बनर्जी सरकार के परिवहन मंत्री ही थे। कुछ दिनों पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा थी। शुभेंदु अधिकारी ने 27 नवंबर को ममता सरकार के परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही बंगाल के सियासी गलियारों में अटकलें थी कि बीजेपी नेतृत्व के संपर्क के बाद शुभेंदु ने अपना पद छोड़ा है। अब अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जिस तरह शुभेंदु ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे का स्वागत किया है। अप्रोच तो सबका ही करने चाहता है, अप्रोच करने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अप्रोच करने से होगा नहीं। अभी तृणमूल का जो
लीडर लोग थे पहले जो तृणमूल तैयार किया है, वो लोग डिसीजन ले लिया है, ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है उसके साथ वो लोग काम करेगा नहीं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष पर हमले और लगातार राजनीतिक हत्याओं पर घिरी ममता सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव है, निर्भीकता से सारे मतदाता वोट डाल सके। वर्तमान सरकार जो ममता जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव होते हैं तो डर और भय और आतंक के साए में चुनाव होंगे, लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमारी पहली मांग तो है, पर दूसरी मांग हमारी ये भी है, आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधि बंगाल के अंदर हमारी पार्टी के लोग उनसे मिलने वाले हैं। हमारी चुनाव आयोग ये जवाबदारी ले कि बंगाल में निर्भीकता से चुनाव हो। साफ है कि बंगाल का सियासी घमासान इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। एक तरफ बीजेपी लोकसभा के बाद विधानसभा में भी भगवा लहराने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। ऐसे में आने वाला चुनाव सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार निश्चित है और इसी हार को लेकर ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। ये बड़ी खबर क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी लगातार एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए है और हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री का दौरा भी पश्चिम बंगाल को लेकर होने वाला। हालांकि जेपी नड्डा जब वहां पर गए थे तो जेपी नड्डा को निशाना बनाया गया था। कुछ रैलियों में जब वो काफिला उनका गुजर रहा था तो उन पर हमला किया गया था और उसके बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी पर हमलावर। सुनिए गिरिराज सिंह को। 200 के पार बंगाल में होगा और बंगाल में अत्याचार के खिलाफ, तुष्टीकरण के नीति के खिलाफ, बंगाल में जो लोकतंत्र समाप्त हो गया है, वहां एक तरह से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इस बार बंगाल में ममता का सफाया तय।